देखिए दोस्तों, लास्ट 5 ईयर से 70% ज्योग्राफी के क्वेश्चन सिर्फ कुछ हैंडफुल टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी हर बार कुछ एक हिडन पैटर्न से क्वेश्चंस मेकिंग कर रहा है। हर साल क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। उस रिपीट होने के फॉर्म को बस यूपीएससी थोड़ा सा मोल्ड कर दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पीवाईक्यूज आर द चीट कोड फॉर क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। बट 60 to 70% जो स्टूडेंट है वो ये बेसिक चीज को ही नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन क्या पीवाईक्यूज को फॉलो करने से ही निकलेगा? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, आज हम उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि ज्योग्राफी के सामने आपका ये पूरा एक टेबल क्वेश्चन पेपर पड़ा विथ एक एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑल्दो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट पेज पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाएंगे, उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहली चीजें बात करनी, क्या यूपीएससी कुछ हैंडफुल टॉपिक्स है। सबसे पहला हैंडफुल टॉपिक्स में हमने 4 पॉइंट को सबसे ज्यादा रखे हैं, ठीक है। पहला क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। फिर है फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिर एक नया ट्रेंड आया इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये जो नया ट्रेंड जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके ऊपर भी हम कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब यूपीएससी की कुछ हिडन पैटर्न है, आज हम उन चीजों को भी रिवील करेंगे आपके सामने, और कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन 2025 में बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 90% चांस दिस ज्योग्राफी क्वेश्चन विल रिपीट इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2025 में, ठीक है। अब देखिए, 2025 के लिए हमने सबसे पहला क्या चीज किया है कि हाईएल्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया, और दूसरा है कि व्हाई पीवाईक्यूज एनालिसिस इज द गेम चेंजर, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि यूपीएससी को कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब पहले का टाइम था जब यूपीएससी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा करती थी। अब फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ एक एनालिटिक थिंकिंग के ऊपर से पूरा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपनी एक एनालिटिक सोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए आज के टाइम पे। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये रिवर है, ये रिवर कौन से स्टेट में बह रही है, ये रिवर कौन से स्टेट में बह रही है, या कोई ओशियन से उसके उसके टच कौन सी कंट्री। आज अब उनके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गए हैं। फोकस इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। कौन कौन से आने लग गए हैं? ज्योग्राफी इकोनॉमिक दोनों को इंटरलिंक करके पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों को इंटरलिंक करके पूछा जा रहा है। ऐसे कुछ ना कुछ एक क्वेश्चंस बना के आपके सामने फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्लाइमेटोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, बस आपको ये देखना है। मैं 2 क्वेश्चन लिया, एक लिया है 2012 के क्वेश्चन पेपर से, एक लिया है 2022 के क्वेश्चन पेपर से। दोनों एज इट इज सेम है, बस थोड़े से फॉर्म अलग है। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। Low cloud have a high absorption of a infrared radiation emitting from the Earth's surface and thus cause a warming effect। अब आपको ये समझ में, जो भी क्लाउड नीचे फॉर्म हो रहा है और एक ऊपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना जो ऊपर फॉर्म होता है क्लाउड उसका नाम क्या है, और जो नीचे फॉर्म होता है उस क्लाउड का नाम क्या है। अब नीचे ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, इसके लिए वो ऊपर चली जाती है, और जो वार्म जो ठंडी एयर होती है वो नीचे हो जाती है। तो ठंडी एयर नीचे, ऊपर गर्म हवा है, तो इसके लिए एक हाई पे होती है, एक लो पे होती है। अब लो एयर का काम क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करती है, और ऊपर वाली क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्योंकि वो एयर से एकदम वार्म होती है। बस यहीं से आपको आंसर आ जाएगा, नीदर वन नीदर टू। अब इसी सेम क्वेश्चन को 2012 में, मतलब 2012 से इवॉल्व होकर 2022 में पूछा था, बस ये सेम क्वेश्चन ही था, देख लीजिए। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देख लीजिए, बस क्लाउड को यहाँ पे लाके कंफ्यूज किया गया था और कुछ नहीं था, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन था। आपको पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। मैंने जिस हिसाब से अभी मैंने ये बताया, बस आपको उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है, आपको खुद में खुद आंसर दिख जाएगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन भी इधर ही है, आप पॉज करके देख सकते हो। और रादर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पॉज करके हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। मैं एक साइड का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा, दूसरे साइड का आपको खुद को करना, ठीक है। सिर्फ मेरा काम है कि आपको पैटर्न का जजमेंट लगाना। अब देखिए, 2013 का क्वेश्चन है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया, व्हाट इज द रीजन? या रीजंस होंगे। पहला है अ थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर, वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, preference of a strong winds in the interior,
एंड हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया। अब आप इसी क्वेश्चंस को मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है इसमें कि आपको पता लगाना है कि कैसे एक विंड या तो कोई एक टेम्परेचर कैसे एक रेनफॉल को वेरिएट कर रही है। तो सबसे पहला क्या, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली रहेगा तभी वाटर रेनफॉल होगा। वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियंस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, आपको पढ़ने से ही पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, 3 ये दोनों कट जाएगा, बचा 1 2 और 1 2। वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, इसका तो कोई होता ही नहीं। बारिश कैसे होती है, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर के जोन से होती है। कोई भी 2 जोन मिलता है तो उससे बारिश होती है। तो पहला क्या ही है, सिर्फ पहला सही है। अब एज इट इज सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, बस थोड़ा सा फॉर्म करके क्लाउडी नाइट के ऊपर से पूछ लिया गया। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना, मैंने किसी का आंसर इसमें बताया नहीं, आपको खुद देना है। नहीं मिला तो खुद से सर्च करना है, या तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको पढ़िए अच्छे से। तो मेरी तरफ से जो आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि यही बताया जा रहा है कि कैसे एक पैटर्न को एनालिसिस करके पूछा जा रहा है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में चलता है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन 2022 में आया था, हम उसको नहीं पूछते, 2021 को ही पूछ लेते हैं। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, मगर दोनों के पूछे जाने के क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला पूछा है कि ओशियन करेंट्स के ऊपर पूछा है, ठीक है, जिसमें लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कोरिशो करंट और कैनरी करंट के ऊपर पूछा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वार्म ओशियन करंट है, कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है। इसके बारे में आप अच्छे से देखिए, क्या नॉर्थ टू जो साउथ में विंड बहती है क्या वो कोल्ड होती है, क्या साउथ टू जो नॉर्थ में बहती है क्या वो वार्म विंड होती है। आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस रखोगे तो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वरना तो फिर दिक्कत आ सकती है। समझ रहे, देखिए अभी तक हमने जो बात किया है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझे। तो अब इसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, सोचिए, थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए और बताइए, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गल्फ क्या स्ट्रीम क्या हो सकती है, एक वार्म ओशियन करंट हो सकती है। वर्ड को पकड़िए, स्टीम आ गई है। अब आपको देखना दो कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पहले पे तो नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब कोरिशो करंट, कैनरी करंट और लैब्राडोर करंट। अब आपको ये करंट के बारे में पता होना चाहिए, ऑल दो पता होना चाहिए, हर चीज़ तो आपको इजीली मिल नहीं जाएगा, ठीक है। तो जाके करंट को अच्छे से याद करिए। सेम चीज़, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वेगनर। अब मुझे बताइए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ठीक है, ये मुझे आप बताइए। इट स्टेट्स दैट द कॉन्टिनेंट हैव बीन मूविंग अपार्ट ड्यू टू कन्वेंशनल करंट इन द एटमॉस्फेयर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिक्सो पजल, आपको याद होगा, ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जा रहा है। इसको आप सॉल्व करें, क्योंकि ये पहले या दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी एनसीईआरटी के एक्सप्लेन किया, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, आप जाके देख भी सकते हैं। किसी के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे आपको खुद से करना है। देखिए 2011 में ला नीना अल नीनो यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और हर साल यूपीएससी इस क्वेश्चन से इससे पूछे भी है। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द unusual cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean, where El Nino is characterized by the unusual warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean। उल्टा कर दिया है, तो ये पहला गलत हो गया। El Nino has an adverse effect of a southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on the monsoon। नहीं, ला नीना मानसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इवन ला नीना से सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे इंडिया में, कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर क्या है, ये दोनों गलत है, नीदर वन नॉट टू। बहुत सिंपल था, बस आपको अल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, वही क्वेश्चंस को बस थोड़े से मोल्ड करके पूछ लिया गया। तो मेरा बेसिक जो क्वेश्चन यही है कि जब भी आप एनालिसिस करो तो हमेशा एक ईयर्स को पर्टिकुलर ईयर के साथ क्वेश्चन को मैच करते हुए चलिए। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत डिटेल्ड है, मेरी तरफ से एनालिसिस बेस पे है, शायद से ही आपको कहीं पे मिलेगा। देखिए अब इंडियन ज्योग्राफी में ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, मतलब आप कम मेहनत करोगे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, गांडी कोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पेन्नार रिवर है, मेरे को पता इसके लिए है क्योंकि करंट अफेयर में था भी, और ऊपर से बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है 2021 का। बहुत सारे लोग कन्फ्लिक्ट में थे कि सतलज होगा कि झेलम होगा। एट द एंड यूपीएससी ने सतलज को वेरीफाई किया था। आप पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। दूसरा देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन ऑफ द हैज द मोस्ट suitable climate condition for the cultivation of a large variety of orchid with minimum cost of production and can develop export oriented industry in this field। जितना ये क्वेश्चन 2011 में इंपॉर्टेंट करता उतना ही ये क्वेश्चन 2025 में भी अपना एक वेरी करने का एक चांसेस बनता है। तो आप सबसे पहले इसको पॉज करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना जरूर। जिनका कमेंट सही रहेगा मैं उनके कमेंट पे हार्ट मार्क कर दूंगा या तो गुड कर दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा और बता जरूर दूंगा। मगर आप करो, ये आपके लिए, मेरे लिए तो कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है। सेम चीज़ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, पॉज करिए देखिए। मैंने अभी आपको एक पैटर्न बता दिया, उस पैटर्न को बस फॉलो करते रहिए, सबके एक्सप्लेनेशन आपको मिल भी जाएंगे। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोरल रीफ आर द फाउंड ओनली वार्म ट्रॉपिकल ओशन। कोल्ड और वार्म दोनों जगह पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ज्यादा कर मिल जाती है ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कोरल बीच अकर ड्यू टू अ राइजिंग सी टेम्परेचर, ऑब्वियसली 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। दूसरा तो सही है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल ब्रीच सिस्टम ऑफ द इंडिया, बराबर है वर्ल्ड। दोनों 2 और 3 सही है। ये रहा पहला गलत है, क्योंकि वो कोल्ड और वार्म दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कोरल ब्रीच डेवलप होती है। समझे, ज्यादा वार्म हो, देखिए पहला ही स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा है। कभी कभार अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना होता हो तो दोनों को मैच करके करवा लीजिए, अच्छे से आंसर निकल भी जाएगा। अभी मैंने आपके सामने प्रूफ करके भी दिखा दिया। विथ रेफर्स टू लैंडस्लाइड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए ये सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको बताना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या, लैंडस्लाइड आर मोर कॉमनली इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन, ऑब्वियसली रहेगा ही, क्यों, क्योंकि वहाँ की प्लेट मूव हो रही है ना। मगर वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्थ ईस्टर्न घाट में ये वाला फॉलो करता है। वेस्टर्न घाट में क्या फॉलो करता है, डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। ऑब्वियसली लैंडस्लाइड कैन बी ट्रिगर्ड बाय द अर्थक्वेक एंड हैवी रेनफॉल। ये तीनों चीज सही है, सिर्फ कॉमन सेंस से आ रहा है, कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सबसे हाई एंड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ बताना है, कमेंट करना, मैं इसके बारे में और डिटेल में भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अब इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस है वो है पहला अल नीनो, मोडिकी और इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। बहुत ही जल्द इसके आपको मिल भी जाएगा। ये रहा इंडिया, इंडियन ओशियन डाइपोल का प्लस और नेगेटिव का क्या रोल रहता है ये आपको पता होना चाहिए। अल नीनो मोडिकी इसमें क्या कंट्रीब्यूट करता है ये भी आपको पहचानना चाहिए। रिवर्स एंड सॉइल टाइप्स ये ज्यादातर हर साल पूछा जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। रिवर्स एंड सॉइल टाइप्स जो पूछा जा रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एग्रो क्लाइमेट जोन, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन इको सेंसिटिव जोन एंड रैमसर वेटलैंड्स, देख लीजिए अच्छे से। सॉइल टाइप्स विद देयर मेजर क्रॉप्स, नेशनल पार्क इन द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, नेशनल पार्क को आपको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में लगाते हुए जाना है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो ऐसे कुछ 5 टॉपिक जो मैंने अंडरलाइन किए, इस 5 टॉपिक में कम से कम आप 12 टॉपिक और ऐड कर दीजिए, मतलब सब टॉपिक इसके अंदर से निकल के आएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 17 टॉपिक से इस बार भी 2025 में क्वेश्चन पेपर आएगा, डेफिनेटली आएगा। यही वीडियो मैं सेव करके रखूंगा और आपको ये क्वेश्चन 2025 में दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो मकसद था ना इसमें मेन ये बताना कि कैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है, मगर बस टाइम बड़ा हो जाता है, इसके लिए नहीं बताया जा सकता। और बाकी तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन से बता दी है। साइरस क्लाउड सबसे ऊपर होता है, उसके बाद नीचे कौन सा होता है, एक तो होता है स्ट्रेटियो और एक क्लोमोनिम्बस क्लाउड होता है। बस आपको कमेंट करके बताना है ऐसे और कौन कौन से ज्योग्राफी के आपको फैक्ट्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को ज़्यादा कर लोग देख रहे हो, ज़्यादा कर अनसब्सक्राइब लोग ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और भी इनिशिएटिव ला पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।